स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, दिस इज उत्कर्ष सिंह एंड वेलकम बैक टू द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स एंड थ्योरीज। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया हुआ था मेलिनोव्स्की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर आपको देखने को मिलता है। अगर हम उनके समकक्ष, उनके बराबर में, उनके जैसा रुतबा स्टेटस रखने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो बहुत कम ही ऐसे लोग हमारे दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जांपल ईबी टाइलर, जो कि इवोल्यूशनिस्ट स्कूल के साथ जुड़े हुए थे, या फिर फ्रांस बोस, जो कि डिफ्यूजनिस्ट स्कूल के साथ जुड़े थे। और सीरीज में भी आप देखते हो तो उसके बाद तीसरा नंबर फंक्शनलिज्म का ही था। ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हो तो अर्ली या फिर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट जो है, उनका टाइम फ्रेम हमने आपको काफी बार स्ट्रेस करवाया है कि आप ध्यान में रखो ये सारी बेसिक चीजें, क्योंकि आंसर का जो इंट्रोडक्शन होता है आपका, वो आप ऐसी डिटेल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई थ्योरी आपसे पूछी गई है इन जनरल, अगर आपसे फंक्शनलिज्म या फिर क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पूछा जाए तो बेस्ट तरीका उसके लिए क्या होता है? बेस्ट तरीका आपका वही होगा कि आप उस थ्योरी के बेसिक इंग्रेडिएंट को, जो उसका सेंट्रल जिस इशू को वो एड्रेस कर रहा है, या फिर प्रेमाइसिस की एक झांकी जो होती है, वो आप वहां पे पोटेन करोगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। 10 का है, 15 का या 20 मार्क्स में पूछा हुआ है। साथ ही साथ जो स्कॉलर उसके साथ एसोसिएटेड है, जो वर्क, और खासकर टाइम पीरियड, हमने बोला है कि पहली 4 थ्योरीज के लिए आपको मेंशन करना ही है, ये काफी जरूरी है। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का हमने आपको काफी बार याद दिलाया कि 19th सेंचुरी में आपको इनके वर्क्स देखने को मिलते हैं। अगर आप टाइलर की बात करते हो तो प्रिमिटिव कल्चर आपको याद होगा 1871 में आया था, जिसमें उन्होंने अपनी इवोल्यूशनरी स्कीम ऑफ रिलीजन भी बताई थी और कल्चर को भी उन्होंने डिफाइन किया था एक साइंटिफिक मैनर में। ऐसा नहीं है कि उसके पहले उनके कई वर्क नहीं थे। 1861 में भी अगर आप देखते हो तो ही हैज पब्लिश्ड अ मेजर टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज एनाहुआक, और या फिर जिसको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो मैक्सिको मैक्सिकन भी कहा जाता है। 65 में भी उनकी एक किताब आई थी, और इवन आफ्टर 71-81 में भी किताब आई थी। पर जो मेजर टेक्स्ट है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमें याद रखना है, दैट इज प्रिमिटिव कल्चर ऑफ 1871। और जाहिर सी बात है 1871 दैट मींस टुवर्ड्स द लेटर फेज ऑफ द 19th सेंचुरी में वो बुक प्रकाशित होती है। डिफ्यूजनिस्ट उसके बाद आते हैं, तो आप उनको एसोसिएट अगर करना होगा तो किस टाइम पीरियड के साथ आप एसोसिएट करते हो? वो लेट टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी आप कहते हो, है ना। ये आपको इनके वर्क्स आपको मिड 19th सेंचुरी से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ टाइलर की बात नहीं हो रही है। मॉर्गन की अगर आप बात करते हो तो मॉर्गन का सबसे हाईलाइटेड जो वर्क माना जाता है, बेसिस माना जाता है उनकी बात की थ्योरी के लिए, एक टेम्पलेट माना जाता है, दैट इज लीग ऑफ इरोक्वे, है ना, या इरोक्वाय जिसको आप कहते हो, 1851 में आई। उसके बाद उनकी कंसंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली आती है, जो कि 1871 में, सेम ईयर में जब इनकी प्रिमिटिव कल्चर आ रही है टाइलर साहब की, है ना। लास्ट लेक्चर में भी आपको याद दिलाया था। एंड देन जिसमें उन्होंने मेजर स्केमा पूरा दिया हुआ है, पूरा टाइम पीरियड को उन्होंने बांटा हुआ है। सेवेजरी बार्बरिज्म के जो पीरियड्स हैं, सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, उसको उन्होंने अलग अलग स्टेजेस के साथ लिखा हुआ है। वो उनकी 1877 की एंशिएंट सोसाइटी में पब्लिश होती है। तो 1815 में आपको वो वर्क उनका देखने को मिल जाता है ना। इसी तरीके कई सारे और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लाइक बेस्टियन, बेकोफेन, इन सारे लोगों की आप बातें करते हो, जर्मन जो इवोल्यूशनिस्ट थे। तो इनको अगर आप इंक्लूड करते हो तो मिड 19th सेंचुरी में इनके मेजर वर्क्स आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं, है ना। कुछ वर्क उससे भी पहले आपको देखने को मिल रहे हैं। जो हमने डिफ्यूजनिस्ट की बात की, यहाँ पे इवोल्यूशनिस्ट लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे सी लगा देते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनिज्म भी 2 प्रकार का है, क्लासिकल है, एक न्यू है। तो क्लासिकल की यहाँ पे बात है जो आपको 19th सेंचुरी देख रहा है। डिफ्यूजनिस्ट की हमने इसके बात की तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि लेट 19 से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी में उनका राइज आपको देखने को मिलता है ना। इफ यू टॉक अबाउट द मेजर वर्क्स ऑफ द फाउंडर ऑफ दैट डिफ्यूज, या फिर जिसको आप कह सकते हो मेजर प्रोपोनेंट जो है, जिनकी वजह से पूरा आइडिया आया है, वो फ्रेंच बोआ, या फिर जिनको आप फ्रेंच बोआस भी बोलते हो, वो आपके जो उनके कई सारे वर्क हैं 1883-84 में, उनके जो बैफिन लैंड की ट्रिप आपको देखने को मिलती है, एक्सपीडिशन देखने को मिलता है। उसके बाद सेंट्रल एस्किमो जो उनकी पब्लिश हो रही है, तो इन सबको आप इंक्लूड करते हो। इवन टॉरस स्ट्रेट की एक्सपीडिशन ऑफ WHR रिवर्स, जो कि ब्रिटिश स्कूल में से है, ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट है। रेडजल की आप बात करते हो, ग्रेबनर की बात करते हो, इन सबको अगर आप मिला करके देखते हो अलॉन्ग विद दी लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लेटर डिफ्यूजनिस्ट लाइक विस्लर एंड क्रोबर, तो आप लेट 19 से अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड दे सकते हो, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वर्क लेटर फेज में भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम WHR रिवर्स की बात करते हैं तो उनका मेजर वर्क जो टोडास के ऊपर था, ऑल्दो हमने बताया हुआ है कि उसमें उन्होंने डिफ्यूजनिज्म के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट नहीं किया था।
ठीक है, 1906 में पब्लिश हुई थी वो बुक। मेजर एक एथनोग्राफ आपको देखने को मिलता है जो कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा गया था। और एक डिफ्यूजनिस्ट स्टैंड वो लेते हैं पोस्ट 1910 1911-12 के टाइम पीरियड से। ठीक है, उसी तरीके से फंक्शनल का जो हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो फंक्शनल का टाइम पीरियड क्या है आपके इंट्रो के लिए जरूरी है। फंक्शनल का टाइम पीरियड ऑफ कोर्स आपका 20th सेंचुरी में देखने को मिल रहा है ना। दी अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में अगर आप बात करते हो, दोनों के वर्क पब्लिश हो जा रहे हैं सेम ईयर में। खास बात यहां पे आपको देखने को मिलेगी, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, जो हमने फंक्शनल स्कूल में बात किया, मेलनोस्की को पढ़ा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर था, कुछ दिन हो गए होंगे, वो वीडियो आप तक पहुंचा होगा। ये वीडियो आप देख रहे हो, इसकी कंटिन्यूटी में लास्ट हमने बोला था कि फंक्शनल जो स्कूल ऑफ थॉट है वहां पे दो स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म है और दूसरा रेडक्लिफ ब्राउन भाई साहब जो है उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। हमने कहा था कुछ मूलभूत छोटी मोटी बातें, बहुत माइनर सी चीजें हैं जिसपे ये डिफरेंशिएट कर गए और दो अलग स्कूल आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पर इन द लास्ट डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी, ये लोग एक आर्क राइवल की तरह लड़ रहे थे, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे, और लेटर्स में वो चीज एविडेंट होती है। मेलिनोस्की भाई जो ये आपके इधर साइड में है, मेलिनोस्की है, और ये आपके रेडक्लिफ ब्राउन है। तो मेलिनोस्की जी की तो मिड 40s के आसपास डेथ हो गई थी, अर्ली पीरियड में ही डेथ हो गई उनकी, है ना। और ये काफी देर तक थे रेडक्लिफ ब्राउन साहब। तो इनको आप कई सारे जगहों पे जब यहाँ पे बोल रहे होते तो रेडक्लिफ ब्राउन कई बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस मेलिनोस्की को देना, क्योंकि बहुत बड़ा, हमने बताया कि इज वन ऑफ दी 3 मेजर वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इतना ज्यादा रुतबा इंपॉर्टेंस इनको दिया जा रहा था, फंक्शनल स्कूल के पितामह की तरह इनको देखा जा रहा था, एस्टैब्लिश किया जा रहा था, इनकी रेप्यूटेशन वर्ल्ड वाइड, रेफरेंस जो है उनका वर्ल्ड वाइड आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। तो कई सारे लोग को दिक्कतें थी, और खास दिक्कत वहां पे एक सज्जन थे जिनका नाम था रेडक्लिफ ब्राउन, उनको भी थी। तो उन्होंने कहा कि फंक्शनल स्कूल का आप बिल्कुल भी इनको मेजर प्रोपोनेंट या फाउंडर नहीं कह सकते हो, क्योंकि फंक्शनल स्कूल में कई सारे लोग पहले ही बातें कर चुके। कई सोशियोलॉजिस्ट लाइक दरखाइम एंड कॉम्टे हैज आल्सो कमेंटेड अपॉन दी फंक्शंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एंड जो ऑर्गेनिक एनोलॉजी की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उसके ऊपर भी उन लोगों ने काफी सारी बातें कही हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो मेलिनोस्की की लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ नीड पढ़ी कि इंडिविजुअल्स हैव वेरियस नीड्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग टू फुलफिल और सेटिस्फाई दोज नीड्स, है ना। अलग अलग तरह की नीड्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि बेसिक नीड्स है, डिराइव नीड है और इंटीग्रेटिव नीड है। और इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सारे उसको फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं। नीड्स कैसे हैं, जैसे आपका शेल्टर, प्रोटेक्शन आपको चाहिए, आपको जो सेक्सुअल ड्राइव है उसका सेटिएशन यानी सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, फूड इज योर मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट नीड्स है ना। इसको फुलफिल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो सिस्टम आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उसको आप देख रहे हो किस तरीके से थ्योरी ऑफ नीड में आप समझ रहे हो, है ना। पूरा हमने आपको चार्ट के साथ बताया था, चार्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या की तरह आप उसको पढ़ोगे, चार्टर को एम की तरह, गोल की तरह, मकसद जो है मेन उस इंस्टीट्यूशन का, है ना। देन देयर आर वेरियस पर्सनल, इंडिविजुअल्स, मटेरियल ऑपरेटर्स, नॉर्म्स दैट आर इंक्लूडेड। तो पूरी चीज हमने समझी। तो उन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ नीड के लिए तो ऑफ कोर्स आप उसको, उनको, मेलिनोस्की साहब को रिवर कर सकते हो, उनको एक इंपॉर्टेंस दे सकते हो, उसके फाउंडर की तरह या फादर की तरह बोल सकते हो। पर फंक्शनल स्कूल का जिसमें इतने सारे लोग आते हैं, है ना, यहाँ तो हम बहुत कम लोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में सबके बारे में नहीं पूछा है। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के बाहर देखें तो और भी कई सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मर्टन ने भी इसके ऊपर कई सारी बातें कही हैं, आप सोशियोलॉजी में उनके बारे में पढ़ते हो। तो लॉट ऑफ इंडिविजुअल, टैलकट पार्सन्स को आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस पे आपको देखने को मिलते हैं। पर यही बात कह रहे थे रेडक्लिफ ब्राउन साहब की फंक्शनल स्कूल इन जनरल के फादर की तरह इनको देखना गलत होगा। आप सिर्फ इनको कहोगे कि ये थ्योरी ऑफ नीड के, तो ये चलती थी, क्योंकि आप देखते हो सबको इंपॉर्टेंस चाहिए, है ना। कोई नंबर 2 नहीं बनना चाहता, सबको चाहिए फर्स्ट रैंक, सबको टॉपर बनना है। यूपीएससी में आप जा रहे हो तो यूपीएससी में भी वांट भाई AIR 1 आए, 2/3 भी वो भी टॉपर्स ही हैं, पर AIR 1 तो 1, है ना। तो सबको नंबर 1 ही बनने का शौक है, और ऐसा ही कुछ रेडक्लिफ ब्राउन को भी था। इसी बेसिस पे एक ये डिस्टिंक्शन पैदा हुआ, और फिर दूसरा स्कूल उन्होंने अपना सेपरेटली डेवलप कर लिया, दैट वाज लेटर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। कॉमनैलिटी की अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या था, तो कई चीज आपको देखने को मिल जा रही है। सबसे पहले तो बोथ वर अगेंस्ट दी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट एंड डिफ्यूजनिस्ट, है ना। डिफ्यूजनिस्ट और क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के दोनों खिलाफ थे। दोनों के दोनों यहां पे वाई की बात कर रहे थे।
Why a certain practice? हमने आपको बताया था कि थ्योरीज हैं, इसको अगर आप देखो तो किसी ना किसी बेसिक क्वेश्चन या आइडिया को ये स्पेशली अर्लियर पीरियड की थ्योरीज जो है किसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हैं. लाइक इवोल्यूशनिज्म वाज फोकसिंग अपॉन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चरल फिनोमेना. ठीक है, व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस, व्हाट वर द इवोल्यूशनरी स्टेजेस. जबकि आपका जो डिफ्यूजन था वो वेयर के क्वेश्चन पे एड्रेस कर रहा था कि वेयर आर दीज parallels or these commonalities, similarities between various cultures are coming from. कहां से आ रही हैं ये चीजें. ठीक है, और तीसरी आपको वहां पे देखने को मिल रहा है कि फंक्शनलिज्म में कि वो वाई के ऊपर फोकस कर रहा है कि नीड क्या है. ठीक है, मैरिज के अलग अलग इवोल्यूशनरी स्टेजेस हुए हैं, पर ये तो बताओ मैरिज की जरूरत क्या है लोगों को, है ना. फैमिली के अलग अलग स्टेजेस हुए, इवोल्यूशन हुआ है, पर उसकी जरूरत क्या है, व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग. तो इस क्वेश्चन को यहां पे एड्रेस कर रहा था. तो दिस वाज कॉमन. दोनों फंक्शन की बात कर रहे थे, दोनों वाई की बात कर रहे थे. साथ ही साथ एक और चीज कोइंसिडेंटली इन दोनों के बीच कॉमन है कि इनका जो मेजर वर्क है, एक तो वो दोनों ने आइलैंड कम्युनिटीज के ऊपर किया था, और हमने आपको बताया भी हुआ है कि आइलैंड कम्युनिटीज पे क्यों आप करते हो. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अर्लियर फेज में एक ज्यादा फोकस उनका इंक्लाइंड था कि किसी भी कल्चर को उसके ओरिजिनल प्योर क्रूड फॉर्म में वो पढ़े. इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी भी ट्राइब को पढ़ने जाते हो तो हम कहते हैं ट्राइब जो होती है आपकी मेनलैंड सोसाइटी से अलग है. कई सारे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके. शाइनेस ऑफ कांटेक्ट आपको देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं चाहते हो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज के साथ. इकोनॉमिक लेवल पे बैकवर्डनेस देखने को मिलती है. एजुकेशन लेवल पे आपको बैकवर्डनेस उनके बीच में देखने को मिल रही होगी. प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. उनकी इकोनॉमी जो होती है काफी सस्टेनेबल टाइप की होती है ना, सबसिस्टेंस लेवल की इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही होती है. ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है मेनलैंड पॉपुलेशन में. वहां पे ग्रीड है, बहुत सारी मल्टीपल स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है. एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स आ चुके हैं लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना. एजुकेशन का जो है वो फॉर्मल लेवल पे काम चल रहा होता है. तो ये डिस्टिंक्शन जो है ये बहुत ब्लर होने लगता है ट्राइब और मेनलैंड पॉपुलेशन के बीच ड्यू टू दी राइजिंग कॉन्टैक्ट. दोनों के बीच कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं. और कॉन्टैक्ट क्यों हो रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर होता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता जा रहा है, रोड की फैसिलिटी सारे देश को एक दूसरे कोने से हर जगह पे कनेक्ट कर रही होती है ना. हमारे यहाँ तो अभी हो रहा है, दूसरे देशों में आप जाके तो कब का सारी चीजें हो चुकी है. तो कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है. इंटरनेट हैज कम इन, इट इज प्लेइंग इट्स रोल, सैटेलाइट टेलीविजन एंड ऑल दी अदर थिंग्स. ये कनेक्टिविटी जब बढ़ रही है तो इससे कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना. आप जो मेनलैंड की प्रैक्टिसेस देख रहे हो, मेनलैंड का जो ट्रेडिशन है वो ट्राइबल में भी जाके फ्यूज कर रहे हैं. और जैसे हम बात करते हैं कि एक मॉडल होता है सबके लिए रेप्लिकेट करने का, आपके कुछ आदर्श होते हैं ना, आप हमेशा जो आपसे बेहतर होता है उसको इमिटेट करना चाहते हो, उसकी नकल करना चाहते हो, है ना. क्लास में कोई बच्चा है, उसके बहुत स्कोर नहीं आते हैं, कोई टॉपर है, टॉपर्स को सब लोग पूछते हैं, सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, तो वो भी एक उसके लिए मॉडल होता है कि वो टॉपर जैसा बने. उसके अंदर एक इच्छा होती है कि वो टॉपर बने, क्लास में सब लोग उसको जाने, टीचर्स उसको एक तरीके से जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उस तरीके से वो सारी चीजें उसको भी रखी जाए, एज अ टॉपर उसको भी रेवर किया जाए. तो ये चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी. जैसे इंडियन कम्युनिटी को कहा जाता है कि वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड, हम वेस्टर्न आइडियाज और नोशंस को फॉलो कर रहे हैं, उस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं. सिमिलरली जो ट्राइबल्स होते हैं उनका सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है रोल मॉडल कौन सी सोसाइटीज है, मेनलैंड नेबरिंग सोसाइटी, बीट हिंदू बीट मुस्लिम, अलग अलग रीजन में अलग अलग. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में कई सारे रीजन में क्रिश्चियन कम्युनिटीज का इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलता है. तो क्रिश्चियन ट्राइबल्स जो हैं मोस्टली नागाज आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप नागालैंड में जाते हो तो, या फिर अगर मेघालय में आप अगर जा रहे होते हो, है ना. तो जो खासी ट्राइब से कई सारे लोग हैं, दे हैव इंक्लाइन, उनका ओरिएंटेशन क्रिश्चियनिटी की तरफ हो चुका है. सेंट्रल इंडिया के पास कई सारी ट्राइब्स हैं, वो हिंदुज्म के इन्फ्लुएंस में आ रही है. तो कल्चरल कॉन्टेक्ट बढ़ा तो जाहिर सी बात है वो अपने कल्चर को धीमे धीमे लूज करके सामने वाले के कल्चर को अपना रहे होते हैं. इससे क्या होता है, एक हाइब्रिड कल्चर क्रिएट हो जाता है ना, मिक्स्ड कल्चरल ट्रेट्स आ जाते हैं. कई बार तो इंसान जो ट्राइब है वो अपने ओरिजिनल कल्चर को पूरी तरीके से खो चुकी होती है, डीकल्चरेशन हो चुका होता है, और वो बाहर वाले के वैल्यूज को अपने अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है. इसीलिए एक नीड होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, या फिर उनका एक एम्बिशन होता है कि जो वर्क हो उनका ऐसे पार्ट्स में, ऐसे ट्राइबल ग्रुप के बीच में हो जहां पे कल्चरल कांटेक्ट ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल ही ना हो. बिल्कुल सेक्लूडेड जो ट्राइब्स होती हैं, है ना, जैसे आप अंडमान आइलैंड्स में आपने कई बार जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा, सेंटिनलीज जो है, दे डू नॉट वांट एनी कल्चरल कांटेक्ट विद द मेनलैंड सोसाइटीज. इवन जो आपका 2003-4 के आसपास जो आपके सुनामी आई थी, तो राहत कार्यों के लिए जो आप देख रहे हो कि कई सारी वहां पे हेल्प भेजी जा रही है, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो एक तरीके से निगरानी कर रहे हैं या फिर दौरा ले रहे हैं वहां पे, है ना. तो वहां पे उनके ऊपर वो एरो को फायर कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि उनके रीजन में कोई किसी भी वजह से आए. पॉपुलेशन भी आप उनकी देखते हो तो आजकल बहुत कम रह गई है. वेरियस एस्टिमेट जो है वो 50 के आसपास या उसके भी नीचे उनके नंबर्स को एस्टिमेट करती हैं. सो
वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होंगे क्योंकि उनका किसी के साथ कल्चरल कांटेक्ट नहीं रहा है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट आइलैंड कम्युनिटीज को ज्यादा प्रेफर आपको करते हैं, या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर के कारण एक सेक्लूजन या आइसोलेशन मेंटेन हो। ट्राइबल्स का एक खास कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसको आप कहते हो कि आइसोलेशन उनके बीच में मेंटेन रहता है ना। ऑल्दो आपको आप धीमे धीमे देखने को मिल रहा है जहां पे कनेक्टिविटी है, पर ऐसी जगह है जो आइलैंड कम्युनिटीज है, जो जियोग्राफिकली आप कह सकते हो आइसोलेटेड कम्युनिटीज है, वो फर्स्ट चॉइस होती है किसी भी फील्ड वर्क या एथनोग्राफिक वर्क के लिए जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उतरता है। इन लोग का भी वैसा ही था, है ना। इवन WHR रिवर्स को भी आप देख रहे हो तो टॉरेस स्ट्रेट वैसी रीजन में गए। कई सारे लोग पैपुआ न्यू गिनी के जो कंट्री है वहां पे जो आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं आसपास में, उस पे जाके देख रहे हैं। तो यहां पे भी आपको इन दोनों के बीच में ये कॉमनैलिटी देखने को मिली कि दोनों ने आइलैंड कम्युनिटीज के ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि वो क्रूडर फॉर्म में चीजों को जानना चाह रहे होंगे। दूसरी चीज कॉमन रही कि इन दोनों ने अपने वर्क को जब पब्लिश किया तो मेजर बुक जो इनकी एथनोग्राफिक आइलैंड कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड थी, उसका पब्लिकेशन ईयर भी 1922 आपको देखने को मिलता है। अगर आप मेलिनोस्की की बात करते हो तो हमने उनकी किताब आर्गोनट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक की बात की हुई थी, और अगर आप रेडक्लिफ ब्राउन की बात कर रहे होते हो तो वहां पे इन्होंने जो वर्क किया हुआ है अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर काम किया हुआ है ना, और दोनों इसी टाइम फ्रेम में पब्लिश हो रही है। ऑल्दो मेलिनोस्की ने अपना फील्ड वर्क 1914 to 18 कंडक्ट किया हुआ था, उसमें से भी ट्रोबियन आइलैंड पे वो लगभग जून 1915 से 16 जून 1915 से मई 1916 लगभग एक साल के आसपास थे। वापस से वो रिटर्न भी किए थे, पर मेजर जो टाइम पीरियड था वहां पे एक साल का उनका वहां पे बीता था। फिर बाकी जगहों पे भी गए थे, बाकी आइलैंड्स बाकी कम्युनिटीज को भी उन्होंने पढ़ा हुआ था, है ना। कुला के ऊपर काम किया हुआ था, और ये सारी चीजें उन्होंने पहले एक ऐसे लिखा कुला नाम से, जो कि 1920 में पब्लिश हुआ, और पूरी वेल डिटेल्ड एक बुक के फॉर्म में, एथनोग्राफ जिसको आप कहते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कल्चर जिसको आप समझते हो, उसके फॉर्म में 1922 में पब्लिश किया। तो ये कॉमन ग्राउंड्स आपको दोनों के बीच में देखने को मिल जाते हैं। अब किसी भी थ्योरी में मेजर इंग्रेडिएंट होता है कि बेसिक आइडियाज, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ना। जब आप बॉडी लिख रहे होते हो तो बॉडी में आपको बेसिक प्रेमाइसेस को पूरा वहां पे स्ट्रेस अबाउट करना होता है कि कौन सी चीजों पे ये थ्योरी मान रही होती है। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट करके इसलिए आपको दिखा हुआ है कि जो पूरा का पूरा स्कूल है, यहाँ पे आपको रेडक्लिफ ब्राउन में एक खासियत देखने को मिलेगी। इनका जो स्कूल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बातें कर रहा है, ये बहुत बहुत हैविली इन्फ्लुएंस्ड है इमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट से ना। इमाइल दरखाइम को ये बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ऑल्दो शुरुआत में तो इवन मेलिनोस्की इमाइल दरखाइम के वर्क से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, क्योंकि ये अर्लिएस्ट थिंकर्स में थे, है ना, जिन्होंने फंक्शन के ऊपर बातें कही हुई थी। कॉम्टे और दरखाइम और भी कुछ लोग थे, पर उनका शिफ्ट बाद में हट जाता है। मेलिनोस्की का कई और वर्कर जो होते हैं उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इवन फ्रेजर के वर्क को काफी ज्यादा उससे ज्यादा प्रेरित होने लगते हैं, फ्रेजर के वर्क से, मेलिनोस्की, है ना। पर यहां पे आप देख रहे हो कि रेडक्लिफ ब्राउन कंटिन्यूअसली एक इन्फ्लुएंस में थे इमाइल दरखाइम के, और इनके नोशंस और कॉन्सेप्ट्स भी आपको उन्हीं से इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। ये भी वही लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी, अगर आपने देखा नहीं है डिटेल में उसको, अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो हमारे पुराने वीडियो में, जहां में हमने फंक्शनल स्कूल और मेलिनोस्की को डील इन किया था ना। लगभग 1-1.25 घंटे का वो लेक्चर, आई थिंक 1 hour 15 or 20 minutes का वो लेक्चर है। डिटेल में हमने कवर किया है बैकग्राउंड को और पूरी तरीके से क्या मेलिनोस्की का फंक्शनल अप्रोच था। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये भी ऑर्गेनिक एनोलॉजी में बिलीव करते हैं। ऑर्गेनिक एनोलॉजी क्या कहती है कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट है, और हर एक बॉडी पार्ट का एक अपना फंक्शन है। सारे बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन क्या है। हैंड है तो हैंड, और जो आप मतलब इन जनरल आपका वो लिम्स है आपके, तो लिम्स का क्या है, आपको डेक्सटेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, साइन लैंग्वेज वगैरह जो होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो, है ना। अदरवाइज ऑल्सो आपको किसी को बुलाना है तो कम्युनिकेशन में एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वहां पे हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफी सारी हेल्प देता है। लोकोमोशन में आपको हेल्प देते हैं जो आपके लिम्स है। आईज है तो आपको एज अ विजुअल एपरेटस, एज अ टूल आपको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग ऑन दैट पार्ट। हर एक ऑर्गन का अपना एक वहां पे फंक्शन देखने को आपको मिलता है, और सब साथ में मिलकर उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ को इनेबल कर रहे हैं। उसी तरीके से सोसाइटी के भी अलग अलग कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स है। वो पार्ट्स क्या होते हैं, आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ना। अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स है वैसे सोसाइटी के भी अपने कुछ पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स में क्या है, एसोसिएशंस है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन क्या होता है अगर आपको नहीं बेसिकली पता है तो हमने सोसाइटी के ऊपर जो लेक्चर दिए हैं उसको आप कवर कीजिए स्टार्टिंग में, वहां पे सारी चीजों के ऊपर हमने स्ट्रेस आउट किया हुआ है ना। बेस से हर चीज को शुरू कीजिए। और अगर आपको
एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल की अगर आप बात करते हो इसको लेकर के, क्योंकि इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड, मोस्ट सॉर्टेड सब्जेक्ट है ना, नंबर 1 ऑप्शनल की तरह आपको देखने को मिलता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। आप 2017 के नतीजों को यहाँ पे देखते हो, 2017 के नतीजों को उठा के देखते हो तो 4 AIR 1 एंथ्रोपोलॉजी ने दी थी टॉप 10 में, है ना, बहुत बड़ी बात है। 40% का रेट आप देख रहे हो टॉप 10 में, टॉपर्स के बीच में। और सेम चीज इसने रिपीट की 2022 में, ऑल इंडिया रैंक 3578 एंथ्रोपोलॉजी के पास थी। तो बहुत बड़ा फीट है, सिर्फ 5 से 6 साल में इसने 2 मैजिकल रिकॉर्ड्स को स्टैब्लिश किया। और ये नहीं कि इसके बीच में कोई सूखा पड़ा हुआ था, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 10 के बाहर रैंक नहीं है, एक एक दर्जन रैंक आपको देखने को मिलती है टॉप 50, टॉप 70, टॉप 80 में अगर आप बात कर रहे होते हो तो। सिमिलरली 2018 में आप देखते हो तो ऑल इंडिया रैंक जो 2 थी एंथ्रोपोलॉजी की थी, 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार के रूप में एंथ्रोपोलॉजी। तो ये ऑप्शनल में आपको अगर हर चीज बेसिक से जाननी है, इस सक्सेसफुल ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल चुनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे बैचेस जो है दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 26 जून, 26 जून से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बैच 3 है। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, और वो भी कोई 1-2 टेस्ट सीरीज नहीं, 12 से 14 आपको 12 इलेबोरेट टेस्ट सीरीज देखने को मिले, जहां पे 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। टाइमली इवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा पूरे रिमार्क्स के साथ। सो इस जर्नी को कंटिन्यू करना है तो आप साइट पे चले जाइएगा, या तो इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा बैच ज्वाइनिंग का, आप वहां पे जाइए और ज्वाइन इन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच 15,999 पर अवेलेबल, पर ये 15,999 तभी होता है जब आप एक जादुई कोड को इस्तेमाल करते हो। एक जादुई कोड है जिसका इस्तेमाल करते ही प्राइजेस अपने आप गिर जाएंगे, एंड दैट इज अस लाइव और यूएस लाइव, है ना। यूएस लाइव आपको टाइप करना है कहां पे, जब आप कोर्स को बाय करने जाओगे तो वहां अप्लाई कोड का सेगमेंट होगा। बहुत सारे कोड दिए होंगे, पर उनको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 16,999, 17,999 मिलता है। पर जब आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको सबसे पहले तो प्राइसेस गिर जाएंगे, 15,999 पे आ जाएंगे, और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो होगी वो आपको वहां पे मेरे थ्रू मिल रही होगी। ऑलराइट, तो ये चीज आपको करनी है, इससे आपके बेनिफिट काफी सारे हो जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको हमसे कोई मटेरियल चाहिए पहले तो अगर फ्री, तो वो आपको इस वाले टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाता है। सारे जो पीपीटीज, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल आपको है फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह नाम है पूरा चैनल का। और क्विजेस भी हम रखते हैं, करंट जो अफेयर्स हैं उनको भी वहां पे कवर करते हैं। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रीच आउट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर को, है ना, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। इस पे जाइए और हमको फॉलो करके डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। हमारी एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है 4,999 पे, ये अवेलेबल है। अगेन ये प्राइस तभी अवेलेबल होते हैं सारे जब आप एक ये जादुई जो अल्लाह दिन का चिराग वाला कोड है इसको यूज करते हो, दैट इज अस लाइव और यूएस लाइव, है ना। मैं इसको यूएस लाइव नहीं बोलता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों बोले, अस बोलते हैं, ये हमारा कोड है इसलिए अस लाइव। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने सोसाइटी के अलग अलग ऑर्गन्स बताए हुए हैं, है ना। जैसे बॉडी पार्ट्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के, उसी तरह सोसाइटी के भी अपने ऑर्गन्स हैं, और ये सारे मिलकर के सोसाइटी को चला रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, ये बनते किससे हैं, है ना। ये अगर हम इसको ले और इसको भी यहां से जोड़े तो ये सब बन किससे रहा है, बेसिकली ये किससे बन रहा है, ये हम लोग से बनता है ना, इंडिविजुअल से बनता है। तो इंडिविजुअल्स के थ्रू ये अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे हैं, और इस ऑर्गन के थ्रू जो टोटल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इन्होंने एनालॉजी रखी है सोसाइटी की, तो उससे सोसाइटी जो है वो चल रहा है, ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक समरी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनालॉजी की, जिसके ऊपर जो दी थी शुरुआती दौर में अर्ली सोशियोलॉजिस्ट ने, पर उसको यहां पे इन्होंने यूज किया, रेटक्लिफ ब्राउन ने भी उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हो तो इनका ये पूरा फिनोमेना है, इनकी इस किताब में हमने कवर जोड़ा हुआ है। 1952 में इनकी किताब आती है, 1952 में इनकी किताब आती है, जो कि जिसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। और इसमें ये अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इलैबोरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उन्होंने बोला नहीं, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे वर्क्स में उन्होंने अपनी बातों को रखा था, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आप देखते हो कि टेक्स्ट बुक कौन सी है, या फिर सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं, जो बुक है जिसको आप मानते हो कि वो एक तरीके से पोर्ट्रेयल कर रही है ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, तो वो 1952 में पब्लिश हुई आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी वाली किताब है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि मेलिनोस्की की जो किताब थी, मेलिनोस्की ने भी फंक्शनल चीजों की बातें बहुत पहले से की थी, पर फाइनली किताब जिसमें उनका फंक्शनल बेसिस थ्योरी ऑफ नीड आपको देखने को मिलती है, वो 1944 में पब्लिश हुई थी। तो उनके एथनोग्राफ्स को आप उनके
मेजर थ्योरी के आइडिया के साथ मत जोड़ के देखिएगा, ऐसा मत लिख दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो थ्योरी ऑफ नीड या फिर फंक्शनलिज्म का आइडिया है मेलिनोव्स्की का वो उनके आर्गोनेट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में आ गया था और रेडक्लिफ ब्राउन का जो पूरा आइडिया था वो उनके अंडमान आइलैंडर्स में आ गया था। नहीं, वो एथनोग्राफिक वर्क थे, उसमें उनके कई सारे ऑब्जर्वेशन थे जो कि उनकी थ्योरीज में बाद में उनको हेल्प किए, वहां पे भी उन्होंने यूज किया था। पर पूरी थ्योरी का इलस्ट्रेशन जो आप देखते हो, रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट जो उसका है वो फॉर ब्राउन हिज 1952 बुक जो आपकी कवर लगा हुआ है, और फॉर मेलिनोव्स्की इट वाज 1944 साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस। ठीक है, उसमें आपको वो वर्क देखने को मिलता है। तो इन्होंने इस बुक में किस तरीके से बताया सोशल स्ट्रक्चर के, या फिर स्ट्रक्चर को बेसिकली इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने बताया कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्ट रिलेटेड टू वन एनदर, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है इस तरीके से कि एक लार्जर यूनिट को बना रहे होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाउस का स्ट्रक्चर देखते हो, अगर स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो आप हाउस को भी देख सकते हो। हाउस में अलग अलग कंपोनेंट बन के आपके घर को, सॉरी फॉर दी फिल द ड्राइंग, है ना, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, है ना, एंथ्रोपोलॉजी तो हो जाए, आई डोंट थिंक आई वुड मेक अप अ वेरी गुड आर्टिस्ट, है ना, आर्ट का फैकल्टी तो मैं नहीं बन पाऊंगा मुझे जहां तक लग रहा है, इतनी गंदी ड्राइंग तो नहीं होती किसी की भी। फिर भी अगर आपको आइडिया मिल रहा है, एक घर का हमने यहाँ पे, ये मान लीजिए ये विंडो है और ये आपका डोर है, ठीक है, तो घर भी आपका बनता है तो कई सारे एलिमेंट्स वहां पे लग रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपके सीमेंट लगेगा, ठीक है, वहां पे आपके ब्रिक्स लगेंगे, है ना, वहां पे आपकी सैंड लगेगी, और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है जो कि यूज होगी आपके कंस्ट्रक्शन में। तो अलग अलग घर के स्ट्रक्चर जो है इसमें कंपोनेंट्स के रूप में अगर आप देखते हो तो कंपोनेंट्स के रूप में आपको रूम्स देखने को मिल जाएगा, विंडोज देखने को मिल जाएगा, और भी कई सारी चीजें है ना, रूफ है, ये सब मिला के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर कंपोनेंट्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो इन सबके आपस में जुड़ाव जब होता है तो एक लार्जर यूनिट दैट इज व्हाट, दैट इज होम और हाउस, उससे आपका हाउस बनता है। तो ये वही कह रहे हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स क्या है, ये सारे पार्ट्स है, रूम्स, विंडो, रूफ, ये सारी चीजें ये पार्ट्स है, इनका अरेंजमेंट है जो कि एक लार्जर एंटिटी के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउस। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये उनका स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, किसका, रेडक्लिफ ब्राउन सर का, है ना। रेडक्लिफ ब्राउन जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को समझा रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हाउ यू कैन सी इट, यू कैन सी इट एज अ सोशल सिस्टम के रूप में आप देख सकते हो, जहां पे सोशल सिस्टम क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ, या फिर इट इज बेसिकली डूइंग व्हाट, एक कलेक्टिव मींस की तरह काम कर रहा है, फॉर व्हाट, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोसाइटीज नीड, है ना। कुछ आपको समझ में आया, स्ट्राइकिंग फीचर दिखा। जब यहां पे मेलिनोव्स्की बात कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं, जबकि ये यहां पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोशल सिस्टम इज एक्टिंग इन अ कलेक्टिव वे, एक कलेक्टिव मींस की तरह सोशल सिस्टम एक्ट कर रहा है, फॉर व्हाट, फॉर फुलफिलिंग सोसाइटीज नीड। यहां पे आ जाता है मेन डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में। अंत में आप बात करोगे, कई सारे लोगों ने कहा है कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है दोनों की बातों के बीच में, पर अगर आपको एक डिफरेंस ढूंढना ही है तो उसमें से सबसे बड़ा डिफरेंस आपको, मेजर डिस्टिंक्शन ये देखने को मिल जाता है कि वेयर एज द फोकस ऑफ मेलिनोव्स्कीज आइडिया of functional thought was relying more upon individual need, his idea, that is Radcliffe Brown's idea, is featuring and focusing upon society and society's need, है ना, सोसाइटी की नीड के ऊपर इसका ज्यादा फोकस है। ये क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है आपकी, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से बनी हुई है, लाइक मैरिज है आपकी, फैमिली है, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको जोड़ करके बनी हुई है, और ये सब आपस में कोहेसिव है। कोहेसिव मतलब एक जुड़ाव है इन सबके बीच में, है ना, और ये कॉमन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कॉमन नॉर्म्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशन, है ना। अगर एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में बात करो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं नॉर्म्स को, नॉर्म्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी रूल या फिर तौर तरीकों के अंतर्गत काम करोगे, आपका बिहेवियर जो होगा उस तौर तरीकों के ऊपर काम कर रहा होगा, है ना। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के थ्रू आप डिफाइन करते हो, पर सरल शब्दों में क्या कहते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आपको देखना वही पॉइंट जो मैंने अभी बोला कि मेलिनोव्स्की जो थे उनका इंडिविजुअल के ऊपर फोकस था, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन के लिए इंडिविजुअल इररिलेवेंट थे। इंडिविजुअल सिर्फ एक कठपुतली थे जो कि सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स या ऑर्गन्स के थ्रू, दैट इज इक्वल टू एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सोसाइटी के सर्वाइवल
में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, रूल्स को मान रहे थे, जो उनको करना चाहिए उन एक्शंस को, उन बिहेवियर को फुलफिल कर रहे थे ताकि सोसाइटी चलती रहे। तो सोसाइटी सेंट्रल में है, इंडिविजुअल्स इररिलेवेंट थे रेडक्लिफ ब्राउन के वर्क में। अब अगर आप देखते हो इनका दरखाइम का जो आइडिया था उससे हमने बताया कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, चाहे वो ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी हो, चाहे आप देख रहे हो, अभी बाद में हम बात करेंगे कि इनका फंक्शन का जो थॉट है, फंक्शन को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसके ऊपर बात कर लो आप, या फिर ये एक तरीके से जो कलेक्टिव कंसाइंस की बात है ना, कंसाइंस क्या कहते हो आप, एक आत्म चेतना जिसको कहते हो ना, अंतर मन जिसको आप कहते हो, है ना, उसकी तरह आप देखते हो। उससे इनका जो आपको एक मॉरल वे में बता रहा होता है क्या चीजें सही है क्या गलत है ना, डूइंग व्हाट इज कंसीडर्ड राइट और डूइंग व्हाट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, है ना। तो अंतर मन जो आपका होता है उस तरीके से कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसका एक कलेक्टिव कंसाइंस है, अंतर मन है। तो ये बात से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे आपके इमाइल दरखाइम भाई साहब। नेक्स्ट, मैगी आप खाते हो, खाना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर लिवर एंड फॉर योर हेल्थ इन जनरल, पर ठीक है लोग खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू एक फिलॉसफी भी है, मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ यू लो यू ओनली लिव वंस, तो एक बार जीते हो तो ठीक है, कभी कभी खा लिया महीने में एक बार तो क्या दिक्कत है। वैसे मेरे ख्याल से तो आप डेली दिन 2 खा जाते होंगे, पर कीपिंग दैट असाइड, अगर आप मैगी की बात करते हो तो इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलकर बन रहा होता है ना। ऑफ कोर्स उनकी जो क्लासिक जो मैगी मसाला, फेमस मैगी मसाला है, ठीक है, नूडल्स आपको देखने को मिल रहा है, यू ऐड सम बॉइलिंग वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद इफ यू आर एडिंग सम मोर थिंग लाइक कैप्सिकम ऐड कर रहे हो, अनियंस ऐड कर रहे हो, टमाटो ऐड कर रहे हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। तो कई सारी चीजों को मिला के बन रहा होता है। उसी तरीके से अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो उसमें भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो सोशल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, और वो चीज अगर साथ में नहीं रहेंगी तो मिसिंग आउट आपको फील होगा। वो एक एक चीज आपकी बहुत जरूरी होती है। तो ये बता रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये कह रहे हैं कि इसका सबसे पहला जो आपको एलिमेंट है दैट यू विल फाइंड इट आउट टू बी, इट इज कॉल्ड एज सोशल और सॉरी नॉर्मेटिव सिस्टम। नॉर्मेटिव सिस्टम क्या होता है, वो अभी नॉर्म्स हमने आपको बताया है ना, नॉर्म्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर, रूल्स रेगुलेशन, तौर तरीके। तो ये आपको एक तरीके से नॉर्म्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होगा। नॉर्म्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, आपको किस तरीके से एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बताया जाता है, थ्रू वैल्यूज एंड मोरल्स। वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, मोरल्स हैं, इनके थ्रू, है ना, वैल्यूज दिए जाते हैं आपको, आइडियाज दिए जाते हैं। आइडियाज तो किसी का आइडिया, गांधीयन आइडिया कुछ है, आप देखते हो बुद्धा का आइडिया कुछ और है। तो आइडियाज, वैल्यू, मोरल्स के थ्रू आपको एक नॉर्म्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि ये तौर तरीके हैं जिसका आपको पालन करना है ना, एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन दिस सोसाइटी। ठीक है, तो हमने अभी देखा, एक हायरार्की देखी कि सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम रेडक्लिफ ब्राउन के लिए सोसाइटी है, उसके अंदर अलग अलग उसके पार्ट्स आ जा रहे हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं, जगह का है इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर वहां पे इंडिविजुअल आएंगे। तो इंडिविजुअल जो होंगे वो इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, है ना, और इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तभी जाके वो सोसाइटी सही से फंक्शन करेगी। तो इट इज ऑल्सो अ बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना रहे, सोसाइटी सर्वाइव करती रहे, उसलिए जरूरी है कि इंडिविजुअल्स नॉर्मेटिव सिस्टम के अंतर्गत अपने काम को करें। देन अनदर सिस्टम इज देयर, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन सिस्टम। इट प्रेजेंट्स द इंडिविजुअल। अगर ये आपको आइडियाज, वैल्यू, मोरल्स, नॉर्म्स दे रही है, बता रही है नॉर्मेटिव सिस्टम, तो पोजीशन सिस्टम आपको क्या देगा, वो आपको पोजीशन के बारे में आइडिया दे रहा होगा। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को अगर आप देखते हो तो पोजीशन इज दी एक स्टेटस होता है ना, और हर एक स्टेटस के साथ एक रोल जुड़ा होता है। व्हाट इज सोशल पोजीशन, स्टेटस को सोशल पोजीशन कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके सर्टेन स्टेटस होते हैं, है ना। आई बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ टीचर, मेरा ये एक स्टेटस है, और एक ही इंसान के कई सारे डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं, है ना, और उस स्टेटस के हिसाब से उसके अलग अलग रोल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी समबडीज ब्रदर, आई कैन बी समबडीज फ्रेंड, आई कैन बी समबडीज चाइल्ड, आई कैन बी समबडीज पेरेंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पे मिल रही होती है। तो मल्टीपल स्टेटस हैं, और मल्टीपल स्टेटस के साथ वेरिंग रोल आपको अटैच्ड होंगे। इफ आप ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में देखते हो तो ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य, शूद्र जो है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, सामाजिक वर्गीकरण जो है, उसमें भी आप देखते हो तो क्या है, ब्राह्मण है या क्षत्रियाज है, वो एक सोशल स्टेटस है, और उसके साथ एक एट्रीब्यूटेड फंक्शन जोड़ा गया है जो उनको प्ले करना है, वो उनका रोल है। लाइक ब्राह्मण जो है उनको लर्निंग, एजुकेशन, इम्पार्टिंग, इनके साथ उनका कंसर्न जुड़ा होता है। ठीक है, सेक्रीफाइसेस कंडक्ट करना, वैदिक हिम्स और ये बाकी चीजें जो अट्रीब्यूटेड होती है उनके साथ। क्षत्रियास का एक तरीके से रूल करना, है ना, प्रोटेक्शन देना बाकी लोग जो है सिटीजन्स को, ये सारी चीजें
वॉर एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो सबका एक स्टेटस है, रोल है। तो सोसाइटी में केओस ना हो, क्योंकि इंडिविजुअल्स के एस्पिरेशंस मल्टीफोल्ड है, सबकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं और आपस में कई बार मैचअप भी कर रही होती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो सोशल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, सोसाइटी कोलैप्स कर सकती है। पर हमको क्या करना है, सोसाइटी को चलाना है, ग्रो करना है, सर्वाइव करवाना है। तो हम पहले से लोगों को उनके स्टेटस प्रेजेंट कर देंगे कि आप ये करो, आप ये करो, आपका ये स्टेटस है और इस स्टेटस के तौर पे आपका ये रोल होगा। तो वो चीज हम प्रेजेंट करते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू विच एलिमेंट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, थ्रू एलिमेंट कॉल्ड एज पोजीशन सिस्टम। इसके अलावा सैंक्शन सिस्टम होता है। अब कुछ नॉर्म्स हमने बताए वो है। अब उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहा है तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनको अगर वर्क कराना है तो सैंक्शंस होंगे। तो यहां पे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का सिस्टम आ जाता है। या तो उनको लालच दो और या तो उनको दंड के भय से, है ना, ईदर थ्रू द फियर ऑफ पनिशमेंट और थ्रू द ल्योर ऑफ अ रिवॉर्ड, है ना, इन दोनों के हिसाब से उनको आपको नॉर्म प्रोवाइड करना होता है। तो यहां पे बेसिकली सैंक्शन सिस्टम वो सारे पनिशमेंट या फिर वो पीनलाइजेशन के जो भी वहां पे कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट कर रहा होता है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में, कि अगर भैया आपने नॉर्म्स को नहीं माना, जो कहा जा रहा है, जो वैल्यूज मोरल्स है, जो स्टैंडर्ड आपको बताया जा रहा है, जो नमूना आपको दिया गया है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हो, अगर आप उसका अनुसरण नहीं करते हो, तो हम आपको इस हिसाब से पनिश करेंगे, है ना। तो ये सैंक्शन सिस्टम के थ्रू बताया जा रहा होता है। ये एक मेजर एलिमेंट है किसका, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर का। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ एंटीसिपेटेड रिवॉर्ड। अब सिस्टम ऑफ एंटीसिपेटेड रिस्पॉन्स। एंटीसिपेटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, देखो कोई भी सोशल स्ट्रक्चर तभी चल रहा है, आप देख रहे हो सुप्रीम है सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी जो है वो सुप्रीम है, पर वो कैसे चल रही है, अलग अलग पार्ट्स के थ्रू। पार्ट्स क्या है, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीस थिंग्स, है ना, जिसमें मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सब आते हैं। अब ये सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बन कैसे रहे, ये बन रहे हैं हम लोगों से। तो एंटीसिपेटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बुला रहा होता है लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कि वो आके पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट इन दी सोशल स्ट्रक्चर, वो सोशल स्ट्रक्चर में आकर के पार्टिसिपेट करें। और जब वो इस सोशल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये नॉर्म्स जो हैं, ये पोजीशन सिस्टम जो है, जो सैंक्शन सिस्टम है, इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, मानना होगा, इसके थ्रू चलना होगा। और वो ऐसा करेंगे क्यों, आएंगे क्यों, बिकॉज बीइंग नॉर्मलेस, बीइंग सोसाइटीलेस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, इंडिविजुअल विल जहां पे होती है, लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअल विल बहुत अच्छी चीज है, आप अपने हिसाब से रहो, पर वहां पे क्योस भी हो सकता है। क्या होगा अगर कोई आके आपको छुरा घोप जाए, चाकू मार जाए, है ना, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। क्राइम हर सोसाइटी में होता है, डेविएंट इंडिविजुअल हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे कोप इन करोगे ऐसे सिस्टम से, कोई एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, कोई एक सेफ गार्डिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो आपको बचाएंगे, जो आपके राइट्स, जो आपके चीजों को एक तरीके से सेफ गार्ड कर रहे होंगे, है ना। तो वहां पे आपके लिए एक स्टेट और उसके नॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसीलिए एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स है थ्रू पनिशमेंट के भय से, या फिर आप कह सकते हो मेजरली जो रिवॉर्डिंग फीचर है उसके थ्रू आपको अट्रैक्ट करके वो बुला रहा होता है। आपका एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप पार्टिसिपेट करो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में। एंड देन एक्शन सिस्टम होता है दैट बेसिकली प्रेजेंट्स व्हाट, इट सिग्निफाइज द गोल और द ऑब्जेक्टिव। अब सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं, सबका एक फंक्शन होता है। जैसे हमने इंस्टीट्यूशंस की बात की थी कि इंस्टीट्यूशंस क्यों बन रहे हैं, लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वैसे ही जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका भी कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा, दैट ऑब्जेक्टिव इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द एक्शन सिस्टम। सो दीज वर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन्स आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में कई सारे ऑर्गन्स, पार्ट्स आपने देख लिए, जिसके अंदर में इंडिविजुअल्स, इसको बना कौन रहा है, इंडिविजुअल बना रहा है। अब सोशल जो इंडिविजुअल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर सोशल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एक सोशल लाइफ होगी, दे विल बी हैविंग अ सोशल लाइफ। अब उस सोशल लाइफ के क्या कंपोनेंट होंगे या फिर क्या फीचर होंगे, आप यहां पे देख लीजिए, है ना। सबसे पहला तो आपको सोशल लाइफ में सोशल ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो या फिर फैमिली से रिलेट कर सकते हो, ज्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा, है ना। सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा, लोग हैं तो लोग आपस में ग्रुपिंग करते हैं, इंडिविजुअल आइसोलेशन में नहीं रहता, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो ग्रुप्स का क्रिएशन होता है, और ग्रुप आप चाहो तो अगर पूरे बड़े यूनिट पे देखो तो सोसाइटी इटसेल्फ इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर अगर आप एक मेजर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखना चाहते हो, तो फैमिली का एग्जांपल ले सकते हो। अब ग्रुप्स हैं तो ग्रुप में कुछ मेंबर्स होंगे, तो उसको वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी सोसाइटी और दी ग्रुप, सॉरी, है ना। सोसाइटी तो हमने बताया कि ग्रुप का एक आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। तो
इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में आपको ग्रुप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दैट मींस यू विल फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, एंड इन दैट सोशल ग्रुप यू विल सी देयर इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर, एक आंतरिक संरचना है। ग्रुप का एक आंतरिक संरचना आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, है ना। तो सोसाइटी में जो मेंबर्स होंगे वो सोसाइटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। उसी तरीके से फैमिली में जो मेंबर्स होंगे वो फैमिली के, जैसे आप कह लो पेरेंट्स होंगे और चिल्ड्रन होंगे, पेरेंट चिल्ड्रन और भी जो भी लोग होंगे वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग लोग हैं ये अरेंज्ड होंगे सोशल क्लासेस में, है ना। अलग अलग क्लासेस होंगी, डिस्टिंक्शन उनके बीच में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सोशल क्लासेस का मतलब क्या है, ग्रुप्स में मेंबर जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे, कोई हो सकता है एलीट होगा या फिर आप कह सकते हो रिचर होगा, है ना, और कोई नॉन एलीट में आएगा, पुअर आएगा, कोई अपर क्लास कोई लोअर क्लास, इस तरीके से आपको क्लासेस में बटे देखने को मिलेंगे आपको, है ना। आप अगर फैमिली की बात करते हो तो अगर फैमिली की नहीं है तो अगर सोसाइटी की भी अगर जनरल बात करते हो तो सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, और सोसाइटी में आप देख रहे हो कि आपको कुछ लोग रिचर देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग पुअर देखने को मिल रहे हैं, वो सोशल क्लासेस को वहां पे दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल लेते हो तो इंस्टीट्यूशंस में कुछ जो मैनेजमेंट होगा, सीनियर मैनेजमेंट होगा, जो गवर्निंग अथॉरिटी जो एमडी सीईओज होंगे वो एक अपर क्लास को वहां पे डेजिग्नेट कर रहे होंगे, और जो वहां पे वर्किंग क्लास होगी, है ना, टिफिन को ले आ रही है, बाकी चीजों को ऑफिस मैनेजमेंट, पेपर वर्क और ऑल दिस थिंग्स, इन सारी चीजों को देख रही है ना, गेट कीपर्स जो होंगे, बाकी सारे गार्ड्स होंगे, वो वहां पे लोअर क्लास को वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, उसके अरेंजमेंट को दिखा रहे होंगे। तो सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप है वो अरेंजमेंट उसका किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, सोशल क्लासेस के आधार पर देखने को मिलता है। देन देयर एग्जिस्ट सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शंस क्या है, यानी कि सोशल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और वो डिफरेंसेस किस बेस पे हो सकते हैं, एज के बेस पे हो सकते हैं, जेंडर के बेस पे हो सकते हैं, और आपके क्लास और कास्ट के बेसिस पे, यानी कि जो ऊपर बात थी उसमें से क्लास को ले लिया और कास्ट के बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन हो सकता है। एज के बेस पे कोई कम उम्र का फैमिली में पेरेंट की एक एज ग्रुप है, चिल्ड्रन जो होंगे वो छोटे होंगे, मल्टीपल एज ग्रुप देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशन में भी आपको मल्टीपल एज के लोग देखने को मिल जाएंगे। जेंडर के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे भी आप कह सकते हो कुछ मेल मेंबर्स होंगे, कुछ फीमेल मेंबर्स होंगे सोसाइटी में, है ना। और कास्ट और क्लास के बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन होता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग इन दिस। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन्स यहां पे हैं, मेंबर जो यहां पे हैं, वो एक डायडिक या फिर आप कह सकते हो टू फोल्ड रिलेशनशिप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। टू फोल्ड रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल आप देखते हो अगर कोई टीचर है तो उसके काउंटर पार्ट में आपको कौन देखने को मिलेगा, स्टूडेंट देखने को मिलेगा। कोई अगर सर्वेंट है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मास्टर देखने को मिलेगा। तो डायडिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रही है ना, दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप, टू फोल्ड रिलेशनशिप देखने को मिल रही है जो इंटरेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। तो ये तो आपस में उन दो लेवल पे लोगों का इंटरेक्शन हुआ। बाकी मेंबर जो है उनके बीच में भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन रहेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है कई बार उस इंटरेक्शन से कई बार क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ये भी उस इंटरेक्शन को दिखा रहा होता है, और कई बार कॉर्पोरेशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन बोथ आर एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि जो सोशल लाइफ है उसको आप किस तरीके से देखोगे, उसके मेजर फीचर्स क्या हैं। अब इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को तो बता दिया, उसके कंपोनेंट्स को बता दिया, फीचर्स को बता दिया, सोशल लाइफ को बता दिया। अब इन्होंने बात की कि टाइप्स अगर आप देखो तो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो सोसाइटी में आप बात करो तो दो तरीके के सोशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। एक को इन्होंने एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर कहा, दैट इज आल्सो इक्वल टू रियल सोशल स्ट्रक्चर, एंड द अदर इज कॉल्ड एज जनरल सोशल स्ट्रक्चर। यहां पे स्लाइड में गलती थी, दैट व्हाई आई हैव करेक्टेड इट टू जनरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर आपको क्या दिखा रहा होता है, ये आपको वास्तविक संरचना दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव लाइक सम एंसेस्ट्रल प्लेस, है ना, सबका कोई एक एंसेस्ट्रल प्लेस होता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को आप कहते हो इट वाज ट्रेडिशनली रूरल इन नेचर। तो एक गांव का सेटअप होता था और सबके एंसेस्ट्रल प्लेसेस कभी ना कभी रहे होंगे, हो सकता है आप डिमिनिश हो गए हो पर एक टाइम पे जरूर रहे होंगे, एग्जिस्ट करते रहे, है ना। अगर है तो आप बताइए आपके जो एंसेस्ट्रल प्लेसेस हैं या फिर हाउसेस है, कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पे आप बिलोंग करते हो, कौन से रीजन में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कौन सा अभी भी है या फिर नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में डिमिनिश हो गया या फिर अभी भी आपका एंसेस्ट्रल प्लेस इंटैक्ट है, वहां पे लोग हैं, है ना। तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपका एंसेस्ट्रल प्लेस है, कोई रूरल सेटअप है, गांव है, वहां पे आप जाकर के
बचपन में गए हो मान लीजिए, है ना, फिर ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू मैरिज, जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स यू आर नॉट एबल टू गो टू दैट प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय तक हम नहीं जा पाए, 10-15 साल तक आप गए ही नहीं, तो आप बचपन में गए थे तो वहां पे एक कोई ग्राम प्रधान थे, कोई सरपंच थे, कोई मुखिया थे, है ना, सम एल्डर पीपल वर देयर, है ना, सम चिल्ड्रन वर देयर ऑफ योर एज, है ना, कुछ आपसे थोड़े बड़े, कुछ आपसे छोटे, कुछ आपके उम्र के, हम उम्र जो रहे होंगे, है ना, बट व्हेन यू आर गोइंग देयर 15 or 20 years later, those individuals will be replaced. So individuals in a social structure, in actual social structure, keeps on getting replaced. Individual keeps on getting replaced. New members are coming in and old members are going off, है ना, एक कई तरीकों से हो सकता है, ये माइग्रेशन हो सकता है, माइग्रेट करके किसी बेटर लाइफ के लिए वो लोग हो सकता है चले गए हो, ये ड्यू टू बर्थ हो सकता है, ये ड्यू टू डेथ हो सकता है, ये ड्यू टू मैरिज हो सकता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, ये ड्यू टू डाइवोर्स हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स आर प्लेइंग इन। तो इन सारे रीजंस के तहत आपको ये चीज वहां पे देखने को मिलती है कि स्ट्रक्चर जो है वहां पे अलग अलग मेंबर्स आते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, तो स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग और इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स द डायनेमिक नेचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक है, वो बदलता रहता है, जबकि आप जनरल स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्टैटिसिटी और कंसिस्टेंसी की तरफ ये इशारा कर रहा होता है। कैसे? लोग तो रिप्लेस हो रहे हैं पर एक जो टेम्पलेट है, जो फ्रेमवर्क है, दैट रिमेन्स इंटैक्ट, है ना। प्रधान पहले भी थे, अभी भी प्रधान है, एल्डरली मेंबर्स कुछ पहले थे और कुछ चिल्ड्रन थे, तो अभी भी कोई एल्डरली मेंबर्स है, कोई चिल्ड्रन है, हो सकता है वो रिप्लेस हो गए हो पर एल्डरली मेंबर की जो पोजीशन है वो अभी भी वहां पे है। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर थ्रू जनरल स्ट्रक्चर आप बता रहे हो कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। इंडिविजुअल्स कीप ऑन गेटिंग रिप्लेस्ड बट दी लार्जर वेरिएबल्स जो है उसमें वो इंटैक्ट रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो दीज वर टू टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रेडक्लिफ ब्राउन। अगर आप इनके फंक्शन के आइडिया की बात करते हो तो हमने आपको बताया हुआ था इनका फंक्शन का आइडिया भी अगेन इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दरखाइम ओनली। और पहले लेक्चर में अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि दरखाइम ने फंक्शन को कैसे बताया था, हाउ ही हैज डिफाइंड फंक्शन। ही हैज डिफाइंड एज फंक्शन एज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्ट टुवर्ड्स द होल। यानी पार्ट्स अगर आप बॉडी के हिसाब से सोचो, ऑर्गेनिज्म की जो एनोलॉजी है उसके हिसाब से सोचो, तो पार्ट्स आपके हाथ पैर आंख नाक हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन करेंगे टोटल आपके एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन बीइंग को, उसको आप कहोगे फंक्शन है। जैसे आपके लिम्स आपके लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, आपकी आंखें आपको एक विजुअल ऑपरेटर्स की तरह एड दे रही हैं ताकि आप चीजों को देख सको, परख सको, है ना। तो ये सब क्या है, पार्ट का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स होल। तो फंक्शन को वो ऐसे ही दरखाइम की भाषा में वो यहाँ पे इलेबरेट करते हैं कि फंक्शन इट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द होल आप कहोगे। और इससे क्या होता है, मेंटेनेंस होता है या फिर सर्वाइवल होता है किसका, सोशल स्ट्रक्चर का, है ना। और ये चीज आपको यहाँ पे अगर आप देखते हो इनकी अंडमान आइलैंडर्स की अभी हमने बुक का बात किया था, यहाँ पे कवर भी लगा हुआ है, ऑल्दो इट इज अ लेटर कवर। बहुत सारे कवर, एक बुक का एक ही कवर नहीं होता है, अलग अलग जगह पब्लिश होती है, बड़ी किताबें हैं, कवर्स अलग अलग समय बदलते रहते हैं। 1922 में किताब आई थी, उसमें लिखते हैं कि एवरी कस्टम एंड बिलीफ प्लेज सम डिटर्मिनेट पार्ट इन द सोशल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी जस्ट एज द ऑर्गन ऑफ लिविंग बॉडी प्लेज सम पार्ट इन द जनरल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी के थ्रू हमने जो आपको बताया कि इन्होंने फंक्शन को डिफाइन करना चाहा, वो आपको इनके बुक में 1922 में देखने को मिल जाता है। एक और चीज होती है जो अंडमान आइलैंडर्स में ऑब्जर्व करते हैं, जिसके थ्रू ये सोशल फंक्शन को बता रहे होते हैं, दैट इज सेरेमोनियल वीपिंग। सेरेमोनियल वीपिंग क्या है? कुला की हमने बात की, अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखो, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर सीरीज को देखो, हमने एक मैराथन भी बनाया, 14 घंटे के आसपास का वो मैराथन है, 13-14 आवर्स में पूरी एंथ्रोपोलॉजी को हमने यूपीएससी के सिलेबस को वहां पे समराइज किया हुआ है ना, ताकि आपका रिविजन हो जाए। पर अगर आपको पूरा जो रिविजन है या फिर ये सारे जो वीडियोज होते हैं, ये क्या है, ये आप मिल्क के ऊपर जो क्रीम है उसकी तरह आप देख रहे होते हो, पर जो मिल्क के पूरे की पूरी होलिस्टिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको कहां मिलती है, कैसे मिलती है, वो आपको तभी मिलती है जब आप हमारे बैचेस जो चल रहे होते हैं उसमें एनरोल करते हो। तो हमारे बैचेस हमने बताया कि 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन इन बाय यूजिंग वन एंड ओनली कोड दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द कोर्सेज। एक रामबाण उपाय हर एक कोर्स पे अप्लाई कीजिए। P2I में एडमिशन लेना हो, किसी ऑप्शनल में लेना हो, किसी भी कोर्स में लेना, यूएस लाइव एस लाइव को आप अप्लाई करते हो तो तुरंत ये प्राइजेस आपके स्लैश हो जाते हैं, ड्रॉप इन हो जाते हैं, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे थे हम सेरेमोनियल वीपिंग की। तो हमने बात किया हुआ है एक पुराने वीडियो में सेरेमोनियल एक्सचेंज ऑफ कुला,
कुला में सोलवा और मोवाली की जो कि एक अगर आप देखो तो नॉन मार्केट एक्सचेंज के तौर पे नॉन वैल्यूएबल गुड्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो उसी तरीके से एक सेरेमोनियल सिस्टम जो होता है वो वीपिंग का यहाँ पे आपको अंडमान आइलैंडर्स के बीच में देखने को मिलता है, जो एक तरीके से किस चीज के ऊपर इशारा कर रहा है, वो रीइंटीग्रेशन या फिर कंटिन्यूएशन के ऊपर इशारा दे रहा है। वहां पे आप देखते हो किसी की डेथ हो जाती है या फिर दो दोस्त हैं, है ना, जय वीरू टाइप की दोस्ती रही और फिर बीच में झगड़ा हो गया, सलमान शाहरुख का झगड़ा हो गया, है ना, कई बार हुआ है वैसे तो हिस्टोरिकली, तीन या चार बार हुआ है, बाद में वो लोग रीइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो जब भी इस तरह की चीज होती है कि कोई बिछड़े यार या तो मिल रहे हैं या फिर कोई रिलेशनशिप जो पहले इंटरप्ट हो गए थे, डिस्टर्बेंस आ गई थी उसमें, वो वापस से पैच इन हो रहा है, वहां पे कंटिन्यूएशन हो रहा है, कोई ब्रेकअप था तो उसका पैचअप हो रहा है, या फिर किसी की डेथ हो रही है, तो ये लोग सेरेमोनियली वीप करते हैं और वहां पे बहुत देर तक घंटों वो रोए जा रहे हैं एक सेरेमनी के वे में, है ना। और ऐसा क्यों होता है? रेटक्लिफ ब्राउन अपनी किताब 1922 में बताता है अंडमान आइलैंडर्स में कि ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए इसका एक फंक्शन है। वो इसके पीछे के फंक्शन को क्या बता रहे हैं कि लोग, क्योंकि आप रोते रह जाओगे अगर किसी की डेथ पे, बर्थ एंड डेथ इज इटर्नल पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ है तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, आप उसी ग्रीफ में ना रह जाओ, किसी रिश्तेदार के ग्रीफ में न रह जाओ, इसीलिए यहाँ पे सारे लोग आके रो रहे होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह वो वहां पे है, ताकि आप थोड़ी देर रोगे फिर उसके बाद उसके बाद नहीं रोने वाले हो, है ना। तो सिंबॉलिकली एक जेस्चर के तौर पे आप खूब रो लो और फिर आप हट जाते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ की जो चीजें होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उनको रिज्यूम करते हो, है ना। तो एक रियलाइजेशन की तरह यहाँ पे हेल्प कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है कि लोग उसी चीज में ना रह जाएं, किसी ग्रीफ में ना रह जाएं, सौरों में ना रह जाए, उसलिए उनको उस चीज से ओवरकम कर रहा है। और ये तब मेजर उस इवेंट में होता है जहां पे पहले कोई चीज रही हो जो खत्म हो गई हो और नई चीज शुरू होने वाली हो। पैचअप में तो आपको समझ में आ रहा है कि दो दोस्ती थी, वो झगड़ा हुआ और अब वापस से वो कंटिन्यू हो रही है। पर डेथ में आप पूछोगे कैसे ये चीज देखने को मिलेगी, है ना। डेथ हुई तब तो इंसान खत्म, उसमें वापस पैचअप कहाँ हो रहा है, वापस कहाँ आएगा? नहीं, वो होता है, बट ये मानते हैं कि दैट विल हैपन थ्रू रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होगा। जो आप कहते हो आत्मा अनश्वर की बात कहते हो, हर एक रिलीजन में आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगी, है ना। तो वापस से वो रीइंकार्नेट करके इंडिविजुअल आएगा, रीबर्थ उसका होगा और इनकॉर्पोरेट होगा किसी दूसरे फॉर्म में, है ना। तो ये इनका एक फंक्शन के ऊपर आप कह सकते हो आइडिया इन्होंने रखा हुआ था, जो कि दरखाइम से इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है। अब थ्योरी है तो उसके क्रिटिसिज्म होगा और उसी के क्रिटिसिज्म से नई थ्योरी अराइज करती है, जो पुरानी थ्योरी में थोड़ी कमी रह गई हो। तो इनकी थ्योरी की सबसे मेन बात जो आपको आंसर में लिखनी है वो इनका फर्स्ट पॉइंट है ना, कि इन्होंने जब ऑर्गेनिज्म के साथ एनालॉजी को ड्रॉ किया कि सोसाइटी इज इक्वल टू ऑर्गेनिज्म, तो एक गड़बड़ यहां पे आपको देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। यू आर टॉकिंग दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, बट दैट थिंग इज नॉट सिमिलर इन द केस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में आपको वेरिएबल देखने को मिलता है, चेंज होता रहता है सोसाइटी में चीजें जो होती है। All right, so this thing is different when you're talking about a society and an organism. इसको छोड़ के आप बात करते हो तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर इसने फोकस नहीं किया। सिंक्रोनिक स्टडीज है, so they are completely ignoring the diachronic approach, है ना। हिस्टोरिकल चीजों को इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। यहां पे इसने पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या फिर आप डेविएंट इंडिविजुअल है, सारे लोग नॉर्म्स को मान ले ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग होते हैं एकदम बेफिक्रे किस्म के होते हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी रूल्स एंड नॉर्म, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ये नहीं मान रहे होते। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द कल्चरल वेरिएशन जो है उसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। और इंडिविजुअल की नीड जो कि आप मेलिनोस्की के केस में देख रहे हो जिसपे वो फोकस कर रहे थे, उस पर फोकस नहीं करती है। सो दीज वर क्रिटिसिज्म ऑफ हिज आइडिया and this was all about today's lecture upon Radcliffe Brown and his idea of structural functionalism. In the next lecture we'll be continuing with some more interesting topic to come in. Now, thank you, see you in the batch. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।